नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे होंगे, जी हाँ, हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे स्ट्रैटेजी JAIIB पेपर 3 AFM की अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किस तरीके से दोस्तों इसको वन अटेम्प्ट में क्लियर किया जाएगा। अब आगे आपका जो एग्जाम है, ठीक है, आपको पता है अब मई जून जो सेशन है आपका, उसमें आपका एग्जाम होने वाला है 2026 में। और इस बार के AFM के पेपर ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो अब वो स्ट्रेटेजी जानिए जिस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप अपना आने वाला 2026 का AFM का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो क्या क्या हमें करना होगा इसके लिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी होगी, क्या शेड्यूल होता है। तो अगर आप नए हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप AFM का एग्जाम दे चुके हैं तो भी एक बार उस स्ट्रेटेजी को जानना बहुत जरूरी है, जिससे अब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या है वो शानदार स्ट्रेटेजी जिसको जान करके हम इस एग्जाम को समय रहते क्लियर कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही कम समय में, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में ही यहां पर बात कर लेते हैं आपसे। ठीक है, तो समझ लीजिएगा पेपर का आपका जो स्ट्रक्चर है वो, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs पेपर आते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर 100 क्वेश्चन होते हैं यहां पर, और 100 ही नंबर का पेपर होता है, यानी कि 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, टाइम कितना मिलता है यहां पर, 2 घंटे का समय मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। और ये 100 क्वेश्चंस में से क्वालिफाई करने के लिए, अगर मैं क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया की बात करूं तो 50 मार्क्स चाहिए होते हैं। 50 मार्क्स, अगर 50 मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन एक तरीका और भी है जो मैं आगे आपको यहां पर बता देता हूं, या तो 50 मार्क्स ले आइए ओवरऑल, या फिर क्या है, कैंडिडेट सिक्योरिंग एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ऐसे कैंडिडेट जो हर एक सब्जेक्ट में 45 नंबर लेकर के आते हैं विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स को मिला करके अगर एग्रीगेट आपका 50% से ऊपर चला जाता है, यानी कि अगेन 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो 200 प्लस मार्क्स अगर आपका चला जाता है, मतलब किसी में 45 है और किसी में 55 है, तो एवरेज 50% बन जाएगा यहां पर। तो अगर ऐसा भी है तो भी आपको क्या है, यहां पर पास माना जाएगा। तो ये 2 पासिंग क्राइटेरिया यहां पर होते हैं। ठीक है, इसके आधार पर आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। अब दोस्तों अगेन मॉड्यूल वाइज क्या सिलेबस है आपका वो जान लीजिएगा। आपका जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। क्या है वो 4 मॉड्यूल और क्या है उनका सिलेबस, वो हम जान लेते हैं पहले। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरीके से हम पढ़ते हैं अगर, तो हम इसको क्लियर कर सकते हैं। मॉड्यूल ए अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है। यहां पर टोटल 11 यूनिट्स आती हैं। कितनी यूनिट्स आती हैं? 11 यूनिट। यूनिट 1 में डेफिनेशन है, स्कोप है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंक्लूडिंग इंडेस यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन यूनिट 2 बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर है। और इसी तरीके से यहां पर न्यूमेरिकल का पोर्शन काफी ज्यादा है। न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जर्नल एंट्रीज, लेजर हो गया, जर्नल एंट्री में कैसे एंट्री करते हैं, फिर लेजर कैसे बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, डेप्रीसिएशन की भी बात यहीं पर करते हैं, डेप्रीसिएशन किन किन विधियों से लगाया जाता है। तो अगेन ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं, चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो, यहां भी न्यूमेरिकल है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये भी न्यूमेरिकल है यहां पर। ट्रायल बैलेंस में जो रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री करी जाती हैं वो भी सारा का सारा। देन अगेन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तो खैर ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट होता है, बट जर्नल एंट्री इसकी भी करनी होती है। यहां पर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं बेसिकली। ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, देन बैंक अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज इन बैंक्स किस तरीके से होती हैं, और बैंक ऑडिट और इंस्पेक्शन। तो मॉड्यूल ए जो है आपका एक तरीके से पूरा जो बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर होता है उस पर बेस्ड रहता है। जो लोग अकाउंटेंसी कभी नहीं पढ़े हैं, लाइक एज मैं बात कर रहा हूं, जो बैंक में पहुंचे हैं बीटेक करके, बैंक में पहुंचे हैं बीए करके, बैंक में पहुंचे हैं बीएससी करके, उनके लिए ये जो मॉड्यूल ए है ये काफी टफ रहता है।
क्योंकि जीवन में कभी उन्होंने जर्नल एंट्री नहीं करी है, बस पासबुक में उन्होंने डेबिट और क्रेडिट के बारे में देखा है और सुना है। क्योंकि पासबुक की जब आप एंट्री करते हो तो आप देखते हो डेबिट साइड में जब भी पैसा खाते से निकलेगा उसकी एंट्री होती है, और क्रेडिट साइड में जब भी पैसा आता है तो उसकी एंट्री होती है। तो दोस्तों इसको पूरा डिटेल में समझने का मौका आपको मिलेगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्या किस तरीके से काम करते हैं, तो वो पूरा मॉड्यूल ए आपको बताएगा। फिर मॉड्यूल बी में आप समझते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बैलेंस शीट इक्वेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, चाहे वो कंपनी अकाउंट्स हो, ठीक है, देन कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं। तो जो मॉड्यूल बी है आपका वो यूनिट 12 से शुरू होता है और यूनिट 18 तक चलता है। बैंकिंग कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह, ये सब चीजें आप यहां पर मॉड्यूल बी में जानोगे। मॉड्यूल बी के साथ मॉड्यूल सी पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर आधारित है। यहां पर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मिलते हैं देखने को, रेशियो एनालिसिस। दोस्तों ये टॉपिक आपके एएफएम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अकाउंटिंग और सिर्फ रेशियो को मिला करके लगभग 25 से 30 नंबर के न्यूमेरिकल्स यहां पर देखे जाते हैं। अभी आगे स्ट्रेटेजी में और भी काफी बातें आपको मैं क्लियर करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के मॉड्यूल सी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर आधारित है, चाहे वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज, देख ही सकते हो यहां पर मैथमेटिक्स की बात आ रही है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फॉरेक्स अर्थमेटिक, कैलकुलेशन ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी, वाईटीएम, देन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से निकाली जाती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, टर्म लोन्स, इक्विपमेंट लीजिंग, लीज फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन स्वैप, ये सब चीजें यहां पर आती हैं मॉड्यूल सी में। और फिर लास्ट मॉड्यूल आता है मॉड्यूल डी, जहां पर हम टैक्सेशन और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कॉस्टिंग के। और याद रखिएगा आप पीछे पढ़ भी चुके हो फिर भी आपको रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स के जो नियम है, इनकम टैक्स की जो स्लैब है, अगर उनमें कोई बदलाव होता है तो वो नए साल से, यानी कि जैसे अब जो एग्जाम होगा आपका 2026 में, उसमें वो चीजें अप्लाई करके आपको लिखना होता है। नवंबर वाले में तो नहीं होता है, बट अब जो आपका एग्जाम होगा उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो टैक्सेशन क्या है, इनकम टैक्स, टीडीएस, डेफर्ड टैक्स, ये सब चीजें, जीएसटी की बात करेंगे यहाँ पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओवरव्यू की बात करेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, बजट और बजटरी कंट्रोल। ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। तो किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने से पहले उसका सिलेबस जानना ये सबसे जरूरी होता है, जिससे पता चल सके कितना थ्योरी पोर्शन है, कितना न्यूमेरिकल पोर्शन है और मुझे कैसे तैयारी करनी है। अब यहां पर बात करते हैं हाई वेटेज एंड मास्टर एरियाज। हम उन एरियाज की बात करने अब जा रहे हैं जिनका हाई वेटेज है, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलते हैं। 70% पेपर्स आपको यहीं से मिल जाता है। टॉपिक कौन कौन से होते हैं, एक तो अकाउंटिंग बेसिक्स होते हैं जो मॉड्यूल ए में आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्रीज की बात आती है, ट्रायल बैलेंस की बात आती है, कैश बुक की बात आती है। लगभग से 15 से 20 नंबर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, या कह सकते हैं 15-20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस जो आपने देखा था, 10 से 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां से रहते हैं। रेशियो एनालिसिस, अभी जो आपको बताया नंबर ऑफ रेशियो यहां पर किए जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस रेशियो से आते हैं। कॉस्टिंग जो अभी आपसे लास्ट मॉड्यूल डी में बात करी है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, ब्रेक इवन है, 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। देन कैपिटल बजटिंग की जो बात करी है, कैपिटल बजटिंग में एनपीवी आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर है, पे बैक है, 8 से 10 क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से भी 5 से 7 क्वेश्चंस यहां पर हमसे पूछे जाते हैं। दीज एरियाज अलोन कैन फेच 55 to 60 मार्क्स। मतलब यही जो एरिया है यहां से आप पूरा तैयार, अगर इतने टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 55 से 60 नंबर आप इन टॉपिक को क्लियर करके ला सकते हो। आगे समझिएगा, मीडियम इंपॉर्टेंस, ये तो मेन इंपॉर्टेंस देनी है इन सब टॉपिक्स को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने यहां तक बता दिया क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं कितने। उसके बाद अब कम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेप्रिसिएशन से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू दिस वन ये थोड़ा मीडियम टॉपिक्स हैं जिनसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेप्रिसिएशन है, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, चाहे वो डिमिनिशिंग
ठीक है, मेथड हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, फंड्स फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंस है, बस इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन जो दिखाया उससे लेस इंपॉर्टेंस है। अब यहां पर मैं आपको लगभग अभी हमारे पास, अगर अभी से मैं बात करता हूं, ठीक है, जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लगभग 4-5 महीने का समय हमें हमेशा मिलता है। चाहे हम मई जून एग्जाम की बात कर लें या हम नवंबर दिसंबर एग्जाम की बात कर लें, हमें 5-6 महीने तैयारी करने का टाइम मिलता है। तो मैं बेसिकली, आप कभी भी ये वीडियो हमारा देख रहे हो, हम यहां पर 4 मंथ्स की बात करेंगे कि 4 महीने यानी कि 120 दिनों में हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं जो एएफएम को क्लियर कर ले। 120 डेज की स्ट्रेटेजी की मैं बात आपसे यहां पर करूंगा। 120 डेज। तो पहला फेज 1 में हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। देखो, बिना कॉन्सेप्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लोगे, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। कॉन्सेप्ट किंग कहा जाता है। फाउंडेशन नहीं पता है तो जर्नल एंट्रीज का अगर आपको नियम ही नहीं पता है, गोल्डन रूल, ऑब्वियसली डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के लिए, रियल अकाउंट के लिए व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के लिए ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होते हैं, इनकम्स और गेन्स क्रेडिट होते हैं। जब आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप कैसे फिर आगे काम कर पाओगे, आप जर्नल एंट्री कैसे करोगे। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। तो डेली टारगेट लेना है, 2 से 2.5 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। एएफएम इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर आपको 1 से 60 दिन तक आपको क्या करना है, अकाउंटिंग के बेसिक्स पढ़ने हैं, जर्नल एंट्रीज पर फोकस करना है, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये सारी चीजें, रेशियोज पर फोकस करना है, जहां पर फॉर्मूला और उसका इंटरप्रिटेशन दोनों पे फोकस करना है, कॉस्टिंग बेसिक्स आपको फोकस करना है, कैपिटल बजटिंग जो अभी बताया था, एनपीवी, आईआईआर, पे बैक, ये सब चीजें। और इनमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो ध्यान रखने वाली है, हम बेसिकली थ्योरी पे बहुत फोकस करते हैं, न्यूमेरिकल पे फोकस कम करते हैं। यहां पर हमारा फोकस सिर्फ किस पे होना चाहिए, न्यूमेरिकल पर। फोकस ऑन न्यूमेरिकल, नॉट थ्योरी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपका फेज 1 में आएगा। 1 से 60 दिनों तक, यानी कि 2 महीने आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बिताने हैं, और खासकर इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फेज 2 में अब बात आती है, भैया एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और अपनी स्पीड बढ़ाने का काम करेंगे। पता चला एक ही न्यूमेरिकल में आपने वहां पर टाइम लगा दिया, एक ही न्यूमेरिकल में आपने वहां पर 10-10, 15-15 मिनट लगा दिया। जर्नल एंट्री करने को मिल गई तो जर्नल एंट्री ही करते रह गए। जैसे क्लास में मैं भी जब आपको सिखाते वक्त न्यूमेरिकल पढ़ाता हूं, तो एक एक न्यूमेरिकल में कई बार 15-15, 20-20 मिनट लग जाता है। लेकिन मैं तो वहां पर क्लास में बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। लेकिन आपकी प्रैक्टिस स्पीड कब हो पाएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो एमसीक्यू देने हैं, सारी प्रैक्टिस करनी है। ये 30 दिन का टारगेट रख लो, 61 से 90 दिन। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आप करिए। प्रीवियस 5 to 7 ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, अगेन आपको कहीं ना कहीं वेबसाइट पे सर्च करेंगे, नंबर ऑफ वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। यूट्यूब पर आप एग्जाम एनालिसिस देख सकते हैं, ठीक है। जेआईबी एएफएम का नंबर ऑफ चैनल्स ने एग्जाम एनालिसिस किया हुआ है, हमने भी किया हुआ है। बट जहां से भी चाहें, या अगेन आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या पैटर्न है। जैसे क्वेश्चंस आए हैं वैसा हम कर सकते हैं। कैलकुलेटर हैंडलिंग प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, और कम से कम, भाई कम से कम अगर टारगेट की मैं बात करूं तो 50 एमसीक्यू का पर डे का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। फेज 3 में बात आती है, जो 91 से 120 डेज तक है। अब ऑब्वियसली आपने कॉन्सेप्ट अपना बिल्डिंग कर लिया 60 दिनों में, अगले 30 दिनों में हमने एमसीक्यूज लगा लिए। 30 दिन अगर आप 50 एमसीक्यू डेली लगाते हो तो कितने हो गए, 1500 एमसीक्यू हो गए। 1500 एमसीक्यू अपने आप में मायने रखते हैं दोस्तों, ठीक है, कि बहुत आपने कंप्लीट कर लिया है प्रैक्टिस। अब रिवीजन की बात कर लीजिए, रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ यानी कि जिसमें चारों मॉड्यूल कवर हो रहे हो, तो 10 से 15 फुल लेंथ मॉक दीजिए। रिवाइज करना है फॉर्मूला को डेली, क्योंकि फॉर्मूला भूल जाएंगे तो फिर आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल जैसे रेशियो एनालिसिस वगैरह है, न्यूमेरिकल सिर्फ फॉर्मूला पर बेस्ड है, ठीक है।
वीक एरियाज में जो भी आपको वीक लग रहा है, जैसे जर्नल एंट्रीज आपको वीक लग रहा है, आप लग रहे हो कि मैं जर्नल एंट्रीज में वीक हूं, मुझे जर्नल एंट्रीज में समझ में नहीं आ रहा है, तो रीडू न्यूमेरिकल करिए, उसके न्यूमेरिकल को फिर से आप दोहराइए, फिर से करिए। ठीक है, इस तरीके से ये जो 3 स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दूसरा जो स्टेप है वो है एमसीक्यू, ठीक है, तीसरा है प्रैक्टिस करना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट की, जिससे एग्जामिनेशन हॉल में आपसे कोई गड़बड़ी, कोई दिक्कत ना हो। गोल्डन रूल क्या है भाई? गोल्डन रूल क्या है? स्टेप 1 है लर्न फॉर्मूलाज ओनली, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 है सॉल्व 5 to 10 टिपिकल सम्स, यानी कि कठिन वाले। स्टेप 3 ये कहता है अटेम्प्ट एमसीक्यूज इमीडिएटली अटेम्प्ट करिए एमसीक्यू को। और स्टेप 4 कहता है मार्क ट्रैप्स एंड शॉर्टकट्स, अगर किसी क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट है तो उसको भी ट्रैप कर लीजिए, ठीक है, उसको अपना लीजिए। डोंट रीड लाइक थ्योरी, ये बहुत बार जो लोग करते हैं ना, ये प्लीज भूल जाइए। एएफएम जो है ये आपका थ्योरी वाला पेपर नहीं है, ये न्यूमेरिकल वाला मास्टरी पेपर है, और सॉल्व लाइक अ मैथ पेपर। इसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैथ पेपर को आप सॉल्व करते हो ना, मैथ हर किसी ने पढ़ी है, तो ये वैसे ही मैथ पेपर के लिए ही आप समझ लीजिए इसको। कैलकुलेटर अलाउड है आपके एग्जाम में, जो सिंपल कैलकुलेटर होता है, ना कि साइंटिफिक कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड है, तो कैलकुलेटर पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि अगेन वहां पर आपको सारे का सारा काम कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन आपके एग्जाम में ज्यादा मिलेगा। तो भाई कैलकुलेटर में कैसे परसेंटेज निकालते हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, m प्लस m माइनस, ये किस तरीके से होता है, ये सब आपके कैलकुलेटर के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी स्पीड दिखा पाओगे उतना ही कर पाओगे। 50+ मार्क्स लाना भी बहुत टेढ़ी खीर होती है, यहां पर इतना आसान नहीं होता एएफएम में। तो कैलकुलेटर पर मास्टरी आपको हासिल करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर में भी जितना जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो फटाफट यहां पर, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या मिस्टेक्स आप लोग करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? स्टडीइंग ऑल चैप्टर्स इक्वली, सभी चैप्टर को इक्वल पढ़ते हो, इक्वल पढ़ने की आवश्यकता सभी चैप्टर्स को नहीं है। इग्नोरिंग अकाउंटिंग बेसिक्स, अकाउंटिंग के जो बेसिक्स हैं, लाइक एज जर्नल एंट्री के लिए तीनों अकाउंट्स का समझना, तीनों अकाउंट्स को पहचानना। पर्सनल में भी 3 अकाउंट्स है, नेचुरल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, तो ये सब ना समझना, इसको इग्नोर करना, बेसिक्स को इग्नोर कर दोगे तो सॉल्व कहां से कर पाओगे? मेमोराइजिंग विदाउट प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के मेमोरी, ठीक है, वही बात याद आती है, 3 इडियट्स में नहीं था चतुर, ठीक है, तुम रहने दो हम मेमोराइज कर लेगा, तो मेमोराइज कर लेना। मैथ को कभी मेमोराइज नहीं किया जा सकता है, मैथ जो है वो प्रैक्टिस करने से आती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। अवॉइडिंग मॉक्स ड्यू टू फियर, लास्ट में मॉक्स ना देना डर के कारण, कि पूरा मॉक्स नहीं देना, तो 10 से 15 जो फुल लेंथ मॉक्स बताएं आपको देने ही देने हैं हर हाल में। आप अगेन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हम ही प्रोवाइड करते हैं, हमारे साथ भी जुड़िएगा तो मिल जाएंगे आपको। एग्जाम हॉल की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी? जब एग्जाम देने जाएंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट श्योर शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पहले आप अटेम्प्ट करेंगे उन न्यूमेरिकल्स को जो आपको श्योर शॉर्ट आते हैं, यानी कि ऑब्वियसली शुरुआत वहां से करनी चाहिए जिस पर आपको 100% भरोसा है कि ये मुझे आता है और ये सही करूंगा, सबसे पहले उनको करिए। लेंदी जो थ्योरी है, ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन बहुत लंबा है, उसको लेंदी थ्योरी को शुरुआत में छोड़ दीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, बाद में करेंगे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, 100 क्वेश्चन करने सारे हैं, ठीक है, कोई नहीं समझ में आ रहा है तो एमसीक्यू ही तो है, आप नहीं आ रहा है तो इससे छोड़ करके आने से अच्छा है एटलीस्ट कम से कम जो आपको लग रहा है उस पर टिक लगा करके आओ, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, छोड़ गए तो 1 नंबर गया ना। हो सकता है आपके दिमाग में कोई बात आई हो, आपने टिक लगा दिया और सही निकल जाए, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, निगेटिव होता है तब ये चीज सोचनी पड़ती है कि भैया नहीं आता है तो मत करो, वरना माइनस में चले जाएंगे सही वाले नंबर भी, बट यहां नहीं है तो अटेम्प्ट सारे करके आने हैं। देन लास्ट 10 मिनट में, लास्ट के 10 मिनट जरूर निकाल करके रखिए एग्जाम हॉल में, उन 10 मिनट में उन क्वेश्चंस को देखिए जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं, उनमें गेस लगाने की कोशिश करिए। कई बार हिट एंड ट्रायल मेथड भी काम आता है, एमसीक्यूज में कई बार ऑप्शंस दे रखे होते हैं, उनसे अगर हम क्वेश्चन में फिट करें तो कई बार वो चीजें मैच हो जाती हैं, तो यानी कि वो हमारा ऑप्शन सही है। इस तरीके की चीजें लास्ट के 10 मिनट में करिए, ठीक है, इसके लिए समय जरूर निकालिए। आखिरी लाइन जो आपको याद रखनी है,
AFM इज नॉट टफ, इट्स रिपीटेटिव। पिछले 2-4-5 सालों का अगर आप एग्जाम एनालिसिस वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ वेबसाइट्स पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको देख लीजिए और उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं आपको AFM को क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि AFM टफ नहीं है, रिपीटेटिव है। इसका मतलब, टफ का मतलब यहां पर क्या है, रिपीटेटिव। पता है क्या चीजें आती हैं, पता है किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, पता है किसका ज्यादा वेटेज है। तो जब पता है तो भाई तैयारी कर लो ना। हमें पता है जनरल एंट्री से 5 क्वेश्चन आने हैं, तो जनरल एंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए ना। हमें पता है कि अगेन ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन मिलेगा, तो ट्रायल बैलेंस को अच्छे से पढ़ लेना है। हमें पता है कि रेशियो से 10 क्वेश्चन आने हैं, तो रेशियो अच्छे से पढ़ लो ना। समझ गए कि नहीं? बात तो तब होती है जब पता ही नहीं है किस टॉपिक से आना है। एटलीस्ट आपको टॉपिक्स तो पता है ना। रिपीटेटिव चीजें हैं यहां पर, जो पिछली बार पूछा गया था वही अगली बार पूछा जाएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा, उसकी वैल्यूज बदल जाएंगी, बट टाइप नहीं बदलेगा। ध्यान रखिएगा, जब सिलेबस नहीं बदला है तो टाइप नहीं बदला है। ये सब स्ट्रेटेजी को फॉलो रखिएगा, ठीक है? तो AFM आपका एक बार में ही क्लियर होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपकी अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, तो उस क्वेरी को आप हमें भेजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगेन इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और क्लियर करिए अपना AFM इन 1 अटेम्प्ट। थैंक यू।